नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित होने वाली जितनी भी आगामी मुख्य परीक्षाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए निबंध लेखन की ये श्रृंखला स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की ओर से चलाई जा रही है। लगातार ये श्रृंखला चल रही है और आज का हमारा विषय है भारतीय राजनीति और युवा शक्ति। युवाओं का राजनीति में क्या योगदान होना चाहिए, क्या योगदान है और जो नहीं है वो क्यों नहीं है, इन सब प्रश्नों की हम पड़ताल करेंगे। अब देखिए, यहाँ शीर्षक जो है वो 3 ढंग से दिया हुआ है। 3 नहीं बल्कि अनेकों प्रकार से आ सकता है, लेकिन अगर शीर्षक में युवा और राजनीति ये 2 शब्द हैं तो आप इस निबंध में शामिल जितने भी मुद्दे हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उसे उसमें डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, पहला जो शीर्षक है उसमें कहा गया है कि भारतीय राजनीति और युवा शक्ति, ये सीधा साधा है। दूसरा इसका तरीका ये हो सकता है कि भारतीय राजनीति में युवा वर्ग की भूमिका, ये एक मुद्दा हो सकता है, अथवा एक प्रश्न के माध्यम से भी दे सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा के एक पूरा प्रश्न ही दे दिया है। इसमें कहा गया है कि क्या युवाओं का जो वर्तमान में राजनीति में योगदान है वो ट्रोल करने तक ही सीमित है। ट्रोल का मतलब यहाँ टांग खिंचाई से है। तो जो सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग चलती है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसका लोग सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों करते हैं। तो यहाँ जो ट्रोलिंग है, क्या वहीं तक आपकी राजनीतिक जो क्षेत्र है या अधिकार है वो सीमित है, या आपकी जो मानसिकता है बस वहीं तक की है। घर बैठकर यूट्यूब में आप कमेंट करते हैं या अलग अलग जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है वहाँ जाकर सिर्फ कमेंट करते हैं, उतना ही आपका योगदान है। क्या आप जमीनी धरातल पर उतरकर काम नहीं करना चाहते? तो ये सब प्रश्न है। तो इसीलिए पहले जो प्रारूप आप बनाइएगा, ये तो शीर्षक हो गया, प्रारूप बनाना आवश्यक होता है। तो प्रारूप जब आप बनाइएगा तो इसमें सबसे पहले इन ज्वलंत प्रश्नों को शामिल करिएगा। ये जो आग उगलते हुए जलते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह लिए हुए वाक्य हैं, इनको शामिल करिएगा और यही आपकी भूमिका होनी चाहिए। तो आप चाहें तो प्रश्न से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन शीर्षक के तुरंत बाद जो निबंध है उसकी शुरुआत अगर आप प्रश्न से करते हैं तो ये थोड़ा सा अटपटा तरीका हो सकता है। हालांकि ऐसे भी किया जा सकता है। निबंध में लिखने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, आप किसी को भी अख्तियार कर सकते हैं, लेकिन किसी पद्य पंक्ति से शुरू करते हैं तो निबंध आपका थोड़ा सा सुंदर हो जाएगा, आकर्षक हो जाएगा, बस यही बात है। तो यहाँ पर कविता की पंक्तियों से ही शुरू किया गया है। उसके बाद हम प्रश्न भी पूछेंगे। प्रश्न पूछने में कोई संकोच करने की जरूरत नहीं। इसके साथ साथ जो प्रारूप का दूसरा हिस्सा है उसमें आपको लिखना होगा कि युवा राजनीति को कैरियर के तौर पे, यानी करियर के तौर पे यहाँ प्राथमिकता क्यों नहीं देते। जो पढ़ा लिखा शिक्षित युवा वर्ग है, जो अशिक्षित है, उनकी तो बात ही नहीं है। वो तो भटके हुए हैं, उनके पास ध्येय का अभाव है, कोई ध्येय नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है जीवन का। वो नशाखोरी और तरह तरह की जो सामाजिक बुराइयां हैं उनके शिकार बन रहे हैं। लेकिन जो शिक्षित और अभिजात युवा है, पढ़ा लिखा कम से कम है, उसके पास अपनी एक अच्छी खासी समझ है, तो वो राजनीतिज्ञ नहीं बनना चाह रहा है। आज के समय में कोई किसी भी बच्चे से पूछ ले तो वो कहेगा कि हम नेता बनेंगे, ऐसा नहीं है। या तो उसके परिवार की जो पृष्ठभूमि है वो उसी ढंग की हो, मतलब उसके माता पिता या उसके जो दूर के रिश्तेदार हैं या कोई भी, वो राजनीति में पहले से ही हो, यानी एक बना बनाया जो बैकग्राउंड है वो उसके पास है, तो वो उस क्षेत्र में जाना चाहेगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है, सामान्य आम आदमी है, तो वो बिल्कुल नहीं इसकी ओर रुख करना चाह रहा है। ऐसा क्यों है? जो युवा है वो पढ़ लिख कर बढ़िया शिक्षा प्राप्त करने के बाद डॉक्टर, इंजीनियर या IAS अधिकारी या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में डॉलर वाली कमाई करने के लिए उत्सुक हो जा रहा है, लेकिन नेता नहीं बनना चाह रहा है। जबकि आप जानते हैं कि राजनीति जो है ये देश के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, बल्कि ये कह लीजिए कि मुख्य भूमिका निभाती है। सब कुछ तो नेताओं की ही मुट्ठी में है। ये सही है कि भारत में लोकतंत्र है, जनता चुनती है, लेकिन जो संचालन का काम है वो नेता करते हैं, राजनेता करते हैं। तो यहाँ पर हम वो क्यों नहीं बनना चाह रहे हैं? हम परिवर्तन के जो पहले स्तंभ है उसके तौर पे क्यों नहीं दिखना चाह रहे हैं? इसके पीछे कुछ कारण है, तो उन कारणों को हम लिखेंगे। इसके साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र की समस्याएं हैं, तो वही कारणों की जो बात है वो यहाँ पर होगी, मतलब ऐसी कौन सी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से लोग इधर से विमुख हो रहे हैं। इसके साथ साथ राजनीतिक दल जो है वो युवाओं की उपेक्षा कर रहे हैं। युवाओं को जो तवज्जो देनी चाहिए, जो प्राथमिकता देनी चाहिए, वो ये राजनीतिक पार्टियां नहीं दे रही हैं। इसके बाद आप छात्र राजनीति के बारे में लिख दीजिएगा, क्योंकि जो छात्र जीवन होता है, यानी जो ग्रेजुएशन और PG वाला टाइम होता है, उस समय हर जो छात्र होता है वो नेता की तरह बातें करने लगता है, क्योंकि उसके पास अपने मौलिक विचार आ जाते हैं और युवावस्था होती ही है, तो जोश की कोई कमी नहीं रहती है। और नए नए जब उत्तेजक विचार सामने आते हैं तो अपनी जवानी में सब कवि होते हैं और सब नेता होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो छात्र नेता वाली स्थितियाँ हैं वो होनी चाहिए, और छात्र संघ इसीलिए जो बड़े बड़े शिक्षण संस्थान हैं वहाँ पर विकसित किए जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो उच्च क्वालिटी के अपने देश के शिक्षण संस्थान हैं वहाँ पे इन छात्र संघ की जो पार्टियाँ हैं या छात्र संघ के जो उम्मीदवार होते हैं, इन पर भी बड़ी बड़ी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका वर्चस्व होता है।
कुछ कम्युनिस्ट से प्रभावित होंगे, कुछ किसी सत्ताधारी दल से प्रभावित होंगे, कुछ विपक्षी दल से प्रभावित होंगे। तो यहाँ पर जो पार्टियों का विषैलापन है वो इसमें व्याप्त हो जाता है। स्वस्थ जो छात्र संघ है उसका निर्माण यहाँ नहीं हो पाता। तो ये सब समस्याएं हैं। इसके साथ साथ उपसंहार और समाधान तो आपको देना ही है, क्योंकि जब आपने इतने सारे प्रश्न पूछ लिए हैं तो आप जब तक उसे सुलझाएंगे नहीं तब तक बात खत्म नहीं होगी। तो ये सब इतनी बातें आपको करनी है, लेकिन जो 700 या 600 शब्दों की शब्द सीमा है उसी के अंदर रहकर करनी है। इसीलिए बहुत ज़्यादा हाथ पैर पसारने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सीमित भाषा में लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शुरुआत कुछ ऐसे हो सकती है। हालांकि यह जो कविता है ये समाजवाद से प्रेरित है, पूरी कविता। लेकिन यह जो पैराग्राफ इस कविता का आप देख रहे हैं, इसमें युवा शक्ति को ललकारा गया है, उसकी महत्ता बताई गई है कि उनके अंदर कितना जोश होता है। जयप्रकाश का बिगुल बजा तो जाग उठी तरुणाई है। अब यहाँ देखिए जो हो लिखा है ना, यहाँ तो होगा, ये मिसप्रिंट है, माफ़ कीजिएगा। तो जाग उठी तरुणाई है, तिलक लगाने तुम्हें जवानों, क्रांति द्वार पर आई है। कौन चलेगा आज देश से भ्रष्टाचार मिटाने को, बर्बरता से लोहा लेने, सत्ता से टकराने को। तो यहाँ पर ये जयप्रकाश का जो आंदोलन था उससे ये निकली हुई पंक्तियाँ हैं। इसके जो कवि हैं उनका नाम आप नीचे देख रहे हैं, राम गोपाल दीक्षित। तो पंडित राम गोपाल दीक्षित की यह जो पंक्तियाँ हैं ये भले ही जयप्रकाश नारायण और उनके समाजवाद से प्रेरित हों। जेपी का जो आंदोलन था उसमें समाजवादी विचारधारा का पुट था और उसी पर वो आधारित था। युवाओं को उन्होंने काफ़ी प्रेरित किया था, लेकिन बाद में वो भी ठंडा पड़ जाता है, उसमें भी तरह तरह की बुराइयाँ आ जाती हैं। तो राजनीति में जितने लोग उतर रहे हैं सब शुरुआत में एकदम सफ़ेद कुर्ते वाले होते हैं, लेकिन बाद में इस काजल की कोठरी में जो घुसता है उस पर लांछन लगते ही लगते हैं। कोई भी हो, कोई भी महापुरुष, बड़े बड़े लोग नहीं बचे फिलहाल। तो यहाँ पर ये जो पंक्तियाँ हैं ये जयप्रकाश नारायण और उनके समाजवाद से प्रेरित तो हैं, लेकिन इसमें युवाओं के सामर्थ्य की झलक दिखाई देती है। आप खुद ही देख रहे हैं, तरुणाई का मतलब क्या, जो युवा अवस्था होती है, ये जवानी जो है इसी की बात की जा रही है। और ये जो युवा वर्ग होता है ये कुछ भी कर सकता है, किसी भी चीज़ को तोड़ फोड़ कर, उलट फेर करके वहाँ पर कुछ नया बना सकता है, पर्वत का सीना चीर सकता है, समुद्र का रुख मोड़ सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, बशर्ते आत्मविश्वास हो और सही दिशा हो। ये दो चीज़ें यहाँ पे शर्त के तौर पर दिखाई देती हैं। फिलहाल अब यहाँ पे कहा गया है कि युवा चाहे तो क्या नहीं कर सकता, और खुलकर बड़े पैमाने पर सुधार लाने का जो श्रेष्ठ माध्यम है वो है राजनीति। अपने देश में, दुनिया के देशों की बात यहाँ नहीं हो रही है, लेकिन अगर अपने देश में हम सुधार करना चाहते हैं, हम लोग कहते हैं जैसे अब सिविल सेवा परीक्षा कोई अभ्यर्थी उत्तीर्ण करता है तो उससे पूछा जाता है, जब इंटरव्यू वगैरह होता है, टॉपर्स जो होते हैं, तो पूछा जाता है कि आप सिविल सेवा परीक्षा में क्यों आना चाहते हैं। या इंटरव्यू जो बोर्ड के सदस्य लेते हैं, मतलब जो साक्षात्कार होता है, परीक्षा का अंग होता है, उसमें भी जो बोर्ड के मेंबर्स होते हैं या चेयरमैन वहाँ के होते हैं, वो पूछ लेते हैं कि आप सिविल सेवा परीक्षा को ही क्यों चुन रहे थे। आपने लाखों के पैकेज वाली नौकरी छोड़कर इस परीक्षा की तैयारी करना प्रारंभ किया और अब आप हमारे सामने हैं, तो इसके पीछे कुछ वजह होगी। तो लोग कहते हैं कि हम समाज सेवा करना चाहते हैं, हम देश की जो स्थितियाँ हैं उसमें परिवर्तन लाना चाहते हैं, हम देश में सुधार करना चाहते हैं। लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है उससे भी अच्छा माध्यम होता है राजनीति, ये सही बात है। अब ये बात अलग है कि वर्तमान में राजनीति की स्थिति बहुत बेकार हो चुकी है, लेकिन सही अगर सटीकता से देखा जाए तो सबसे अच्छा जो परिवर्तन लाने का माध्यम है वो है राजनीति, क्योंकि सब कुछ नेताओं की मुट्ठी में है। ये हम कहते जरूर हैं कि लोकतंत्र है, जनता जो है वो अपने प्रतिनिधि को चुनती है और वही 5 साल बाद उसका हिसाब किताब करके उसको उतार भी सकती है, लेकिन 5 साल का जो दौर होता है उसमें वही प्रतिनिधि राजा बनता है। राजा का मतलब ये है कि सब कुछ वही संभालता है। यहाँ राजा का मतलब वो राजा और गुलाम वाली बात नहीं की जा रही है, यहाँ उसका सकारात्मक मतलब लीजिएगा। तो यहाँ पर वो प्रतिनिधि ही सर्वे सर्वा बन जाता है, वही जो योजनाएं चलाता है, जैसी नीतियाँ चलाता है, उसका पालन सभी लोग करते हैं। यहाँ तक कि जो ब्यूरोक्रेसी के अधिकारी हैं वो भी करते हैं। मतलब प्रशासनिक अमला जो होता है उसको आदेश मिलता है ऊपर से, सत्ताधारी पार्टी से, और उसके बाद उसी के हिसाब से वो चलता है। नहीं चलेगा तो फिर ट्रांसफ़र होगा, विभिन्न चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि सबसे सशक्त माध्यम होता है बड़े पैमाने पर अगर हम बदलाव लाना चाहते हैं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वो कलेक्टर बन जाता है, यानी जिलाधिकारी बन जाता है, तो वो एक ज़िले में अपने हिसाब से संचालन कर सकता है। उसमें भी ऊपर से जो प्रेशर होता है वो राजनीतिक होता है, लेकिन एक ज़िले से बाहर वो कुछ नहीं कर सकता, वो चाहे तो भी नहीं कर सकता। वर्तमान स्थिति ऐसी है, लेकिन एक नेता चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। तो इसीलिए परिवर्तन अगर बड़े स्तर पर ले आना है, छोटे छोटे परिवर्तन से काम चलने वाला है भी नहीं, तो इसलिए हमें राजनीति में घुसना पड़ेगा और इस सिस्टम को सुधार कर अपने तरीके का स्वच्छ बनाना पड़ेगा ताकि देश का उन्नयन हो सके। तो इन चीज़ों को आप यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। इसके बाद देख लीजिए, अब प्रश्नों का सिलसिला शुरू होता है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में हमारा देश जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो यहाँ पर युवाओं की आबादी सबसे ज़्यादा है। ये आप जानते हैं, युवा राष्ट्र है हमारा देश। क्या भारत अपने इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को भुना पाएगा? ये जो जनांकीय
यहाँ पे लाभांश है, क्या हम इसका सदुपयोग कर पाएंगे, सही इस्तेमाल? युवा वर्ग हमारे पास ज़्यादा है, हमारा देश जो है वो युवा राष्ट्र कहला रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि सामर्थ्यवान लोगों की हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है। ऐसे लोग हैं जिनके बाहुबल है, भुजाओं में ताकत है, वो कुछ भी कर सकते हैं, दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। लेकिन बात यह है कि उनका हम सही दिशा में इस्तेमाल करेंगे तब ना, ये भी एक मुद्दा होता है। ताकतवर आदमी है ठीक है, लेकिन उसका सही दिशा में चलना भी आवश्यक है, नहीं तो फिर भटकने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। तो क्या ऐसा हमारा देश कर पाएगा, या अभी भी यह युवा राष्ट्र प्रौढ़ और जर्जर हो चुकी राजनीतिक व्यवस्था को झेलने के लिए विवश है? जो पुराना हमारे यहाँ राजनीति का जो पॉलिटिक्स है उसका पैटर्न चल रहा है, बड़े बुजुर्ग जो नेता होते हैं वो शासन कर रहे हैं और उनकी वही जो मानसिकता है वो हमारे ऊपर राज कर रही है। अब इसका मतलब ये नहीं कि बुजुर्गों को हटा देना चाहिए, बुजुर्गों का अपना महत्व है, उनके पास अनुभव है, लेकिन उन्हें जो युवा वर्ग है उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, कुछ लोग कहते हैं ना कि राजनीति में भी रिटायरमेंट की उम्र होनी चाहिए, तो वो होना चाहिए, निसंदेह होना चाहिए। जैसे सरकारी नौकरियों में रिटायरमेंट की एक एज होती है, मतलब आप एक समय बाद सेवानिवृत्ति प्राप्त कर लेते हैं, ठीक वैसे ही नेताओं की भी सेवानिवृत्ति होनी चाहिए ताकि नए वालों के लिए जगह बन सके। लेकिन अपने देश में क्या है कि एकदम मरने की उम्र तक 90-95 के हो जाएंगे, तब तक वो किसी न किसी पद पर आसीन रहेंगे। ये सिर्फ उन्हीं के क्षेत्र में काम करता है, यानी राजनीति में काम करता है। बाकी क्षेत्रों में तो जो सत्ताधारी पार्टियां या सरकारें होती हैं वो क्या करती हैं, एज लिमिट को घटाने के लिए प्रयास करने लगती हैं, या अलग अलग तरीके के हथकंडे अपनाए जाते हैं ताकि जो बुजुर्ग हैं वो ना आए, युवा लोग चाहिए होते हैं। अभी यूपीएससी में ये मैटर उठा था, आयु सीमा को घटाने पर अच्छी खासी बासवान कमेटी पर बहस हो रही थी। तो उसमें क्या था कि युवा जो प्रशासनिक अमला है वो होना चाहिए, तभी जो देश है वो तरक्की कर पाएगा। लेकिन नेताओं के बारे में क्या विचार है, क्या इनके साथ वो नियम नहीं लागू होते? ये तो और बड़ी भूमिका निभाते हैं, तो इनका युवा होना ज़्यादा आवश्यक है। फिलहाल तो यहाँ पर उन चीज़ों को आप लिख सकते हैं। इसके अलावा अभी आप प्रश्न पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ें नहीं, सिर्फ प्रश्न पूछ लीजिए, उसके बाद तब चलिए। क्या यह जो युवा ऊर्जा है यह लोकतंत्र को उसकी कीर्ति के शिखर पर पहुँचाएगी, या ट्रोलिंग करने में ही अपनी विचारशीलता को बर्बाद कर देगी? जो सोशल मीडिया के प्लेटफार्म होते हैं, चाहे जितने प्लेटफार्म हो, यूट्यूब का कमेंट बॉक्स भी उसमें शामिल है, तो इस तरह के जो प्लेटफार्म होते हैं यहाँ पर युवा अपनी खूब जो विचारधारा है, एकदम विद्वता है, उसको कमेंट के माध्यम से दर्शाएंगे। अच्छे अच्छे एकदम विचारात्मक उत्तेजक कमेंट लिखेंगे। इसका मतलब क्या है कि उनके पास बौद्धिक सामर्थ्य बहुत अच्छा खासा है। लेकिन यहाँ यूट्यूब या सोशल मीडिया पर जो कमेंटबाजी है, इसको करने से क्या लाभ होगा? इससे देश का कुछ फायदा होने वाला है? चुनाव आएंगे तो राजनीतिक कमेंटों से पूरा जो बॉक्स है वो भरा रहेगा, या समय समय पर कोई भी मैटर उठा तो उस पर तुरंत टिप्पणी आएंगी, या इस तरह की और भी चीज़ें हैं, या वायरल किए जाने वाले मैसेज हैं, टैग लगा दिए जाते हैं, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन इससे देश का कुछ फायदा नहीं होने वाला। सार्थक कदम उठाना चाहिए, अपनी ऊर्जा का सही दिशा में इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी एक बार ही मिलती है और इसमें सीमित समय होता है। बहुत ज़्यादा हम कोई अमरत्व वाली उम्र लेकर नहीं आए हैं, तो जो सीमित समय है उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए, यही बुद्धिमानी वाली बात है। फिलहाल इसके बाद आप ये लिख दीजिए कि यह जो प्रश्न है ये अत्यंत विकट है। जितने प्रश्न आपने लिखे हैं ये इतने आसान भी नहीं है। घर बैठकर भाषण देना आसान होता है, जैसा कि मैं कर रही हूँ, लेकिन अगर इन पर सुलझाने पर अगर आप आ जाइए तो ये टेढ़े हैं, इन्हें इतनी आसानी से सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो उत्तर जो है वो समुचित रूप से किसी के पास नहीं है, वास्तविकता यही है। अब इसके बाद पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। देखिए, इसमें लिख दीजिएगा कि आखिर युवा वर्ग जो है वो राजनीति को बतौर पेशा यानी करियर के तौर पे क्यों नहीं चुन रहा है। यहाँ पर एक होती है जॉब और एक होता है करियर। तो जो करियर होता है वो आपकी अभिरुचि से जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए कहा जाता है कि सिविल सेवा परीक्षा ये एक करियर है, ये कोई जॉब नहीं। तो वैसे ही यहाँ पर राजनीति को बतौर पेशा यानी करियर के तौर पे क्यों नहीं चुन रहा है। लोकतंत्र होने के बावजूद राजनीति में युवाओं का प्रवेश मुश्किल है, और समस्या यहाँ पर एंट्री पॉइंट पर आती है। जहाँ से घुसना होता है वहीं पर बाधाएं होती हैं। जो राजनीतिक घराने के लोग हैं उनको पहले वरीयता दी जाती है, या समर्थक जो है उनको वरीयता दी जाती है। अगर आप एक आम आदमी हैं और आप चाहते हैं कि किसी पार्टी में जाकर आप एडमिशन ले लें या राजनीति में उतर पड़ें, तो ये एक झटके में संभव नहीं है। आपको किसी को गॉडफादर बनाना होगा और उसके आधार पर चलना होगा। जैसे फिल्म इंडस्ट्री में होता है कि कोई ना कोई आपका लॉन्चर होना चाहिए, आपको लॉन्च करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, तब जाकर आप सफल होंगे। अगर अपने दम पर जा रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना होगा और ज़्यादा संभावना है कि आप बाहर हो जाएं। तो यहाँ पर देख लीजिए, समस्या एंट्री पॉइंट की है और यहाँ तक आते आते आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाएंगे। देखिए, अब एंट्री पॉइंट की बात हो रही है तो यहाँ ये भी बात हुई कि जिसके पास बैकग्राउंड है उसके लिए काम आसान है। तो लोग कहेंगे कि वंशवाद की राजनीति 70 साल से चल रही थी। तो ये सब आरोप प्रत्यारोप करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ राजनीति के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, लेकिन दल वाली जो यहाँ खींचतान है उसमें उलझने की ज़रूरत नहीं।
तो यहाँ पर लोग कहेंगे कि वंशवाद का किसने लाभ लिया और किसने धर्म को आधार बनाकर युवा आक्रोश को भड़काया। दोनों ही पक्ष है, एक सत्ता में बैठा है, एक विपक्ष में बैठा है। यहाँ किसी का नाम नहीं लीजिएगा, वो अच्छा नहीं है, लेकिन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वंशवाद का लाभ लिया और धर्म का आधार लेकर युवा आक्रोश को भड़काया। दोनों किसी से कम नहीं, यहाँ कोई भी दूध का धुला नहीं है, ये पूरी काजल की कोठरी बन गया है। तो इस प्रकार की जो स्थितियाँ हैं ये युवा को राजनीति के उस क्षेत्र से जहाँ उसे होना चाहिए वहाँ से दूर रखती हैं, दोनों ही चीज़ें। और हमें इन झंझटों से दूर होकर, मतलब ये सब मामले हैं लेकिन इन झंझटों में हमें नहीं पड़ना है, हमें इन झंझटों से दूर होते हुए वास्तविक समस्या तक जाना होगा और वही ज़रूरत है। तो आइए देखते हैं वास्तविक समस्या यहाँ क्या हो सकती है। देखिए, आज़ाद भारत की जो राजनीति है, जब देश आज़ाद होता है उसके बाद की जो पॉलिटिक्स है उससे पहले वाली तो देश को आज़ाद कराने पर ही फोकस थी, लेकिन जब आज़ादी मिल जाती है तो उसके बाद नए नए जो लक्ष्य हैं वो बनाए जाते हैं और वहाँ से फिर स्वार्थ वाली जो राजनीति है वो शुरू होती है। उससे पहले निस्वार्थ भावना से चल रहा था, लेकिन बाद में स्वार्थ की उसमें मिलावट होनी शुरू हो जाती है और इस समय स्वार्थ चरम सीमा पर है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि 70 सालों के सफ़र में नेताओं के दो गुट दिखाई देते हैं, दो इसमें धड़े बढ़ जाते हैं। तो जो पहला गुट है उसमें स्वतंत्रता के आंदोलन से जुड़े हुए नेता थे, मतलब जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना खून पसीना बहाया था या योगदान दिया था, वो नेता थे। और दूसरा जो खेप है, मतलब लंबा समय है ना, 70 साल इतना कम भी नहीं होता, तो इसमें जो दूसरा वर्ग है वो जेपी और लोहिया जैसे जो समाजवादी लोग थे उनकी विचारधारा से प्रेरित था। जयप्रकाश नारायण और जो राम मनोहर लोहिया थे उनकी जो समाजवादी मानसिकता थी उससे प्रेरित थे। तो इस प्रकार के दो खेमे हैं। और यहाँ पर नेता जो हैं, मतलब जो नेता थे वो स्वतंत्रता आंदोलन को अपनी पृष्ठभूमि मानते थे। मतलब दो तरह के वर्ग थे, आपने देखा। तो जो शुरुआती एकदम बैकग्राउंड वाले लोग थे जिन्होंने कि आज़ादी की लड़ाई में योगदान दिया, तो वो कहते थे कि सिद्धांत ही सब कुछ है, मतलब हम अपने आदर्शों पर चलेंगे, उसूलों पर चलेंगे। और लोक जीवन में इन्होंने मर्यादा को आधार बनाया, हालांकि वो मर्यादा बाद में कायम नहीं रह पाई, लेकिन आधार बनाया। और 80 के दशक में जब समाजवादी आंदोलन होता है, ये आंदोलन छिड़ता है, तो छात्र राजनीति के लिए एक नया यहाँ आयाम खुल जाता है। मतलब यहाँ पर युवाओं को लिया जाता है, युवाओं के सामने एक अवसर आता है कि वो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और राजनीति का जो शिखर बिंदु है वहाँ तक जाएं और देश में बदलाव ले आएँ। ये अवसर उनके सामने आता है, लेकिन यह क्षणिक होता है, बहुत समय तक नहीं चलता है। विडंबना इस बात की है कि इस क्षेत्र से जुड़े हुए जो नेता थे उन्होंने छात्रों को यूज़ किया। असल में नेता जानते हैं, जो राजनीतिज्ञ होते हैं, जो शातिर होते हैं, तो उनके संबंध में कहा जाता है कि उनके दिमाग में हमेशा तिकड़म चलती रहती है। तो ये तिकड़मी लोग ये जानते हैं कि किस चीज़ का कब यूज़ करना है। तो युवा शक्ति जो है इसके अंदर पर्याप्त ऊर्जा और जोश होता है। अगर आपको बड़ा आंदोलन खड़ा करना है तो युवाओं को भड़काना होगा। वो चिल्लाने के लिए आपके पीछे जुलूस के रूप में चलने के लिए तैयार हो जाएंगे, धरने पर बैठ जाएंगे, पुलिस की लाठियां झेलने को तैयार हो जाएंगे, जेल भरने को तैयार हो जाएंगे। मतलब आप उन्हें जिस दिशा में उबाल दीजिए उधर वो उफन जाएंगे, चल देंगे। तो यहाँ पर इन्हें यूज़ किया गया, इन नेताओं ने इन्हें इस्तेमाल किया। और एक समस्या व्यक्तिवाद की है। पिछले कुछ वर्षों में पार्टियों में जो व्यक्ति की भूमिका है, मतलब एक खास व्यक्ति विशेष की भूमिका है, वो बढ़ जाती है। और आज सभी छोटी बड़ी पार्टियां जो हैं उसमें निर्णय प्रक्रियाओं में आंतरिक लोकतंत्र का नितांत अभाव है। ये भी एक गंभीर समस्या है। पार्टियों में सांगठनिक चुनाव प्रक्रिया ये सिर्फ पाखंड है, मतलब सिर्फ दिखावा के लिए करते हैं कि संगठन वाला चुनाव होता है, लेकिन असल में सब कुछ पहले से तय होता है। और 35 वर्ष से कम आयु के बहुत कम ही ऐसे युवा हैं जो कि शीर्ष नेतृत्व को हासिल कर पाए हों, बहुत रेयर है। अगर आप नाम गिनाना चाहेंगे तो बहुत अंगुली पे गिन जाएंगे, और उसकी तुलना में जो बचे हुए नेता हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। और यही कारण है कि युवा अपने सामर्थ्य और कौशल का इस्तेमाल अन्य क्षेत्रों में करना बेहतर समझते हैं। उन्हें एक सुरक्षित भविष्य चाहिए होता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो देश की जो स्थितियां हैं उसके प्रति उदासीन होते हैं। जब भी कोई दिक्कतें आती हैं, समस्या देश के सामने खड़ी होती है, तो लोगों के रक्त में उबाल आता है, जो युवा वर्ग है, कि चलो इसे बदला जाए। लेकिन जब देखते हैं कि राजनीति कितनी काली यहाँ पे काजल की कोठरी बनी है, तो इसमें घुसने से वो परहेज करते हैं, बाहर से थोड़ा बहुत बोल कर चले आते हैं। आज देश में कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो कि युवाओं के लिए उचित स्थान देती हो, ऐसी कोई पार्टी नहीं है। अगर कोई पार्टी ऐसा कर भी रही है तो वो सिर्फ दिखावा करती है, बाद में वो यूज़ करके फेंक देती है। जैसे आपने जो 3-3 रुपए वाले पेन होते हैं ना, यूज़ एंड थ्रो वाले, वही बात युवाओं के साथ भी होती है। अब इसके बाद देख लीजिए, राजनीति से कटे युवाओं का राज्य से भी मोह भंग हो रहा है। कुछ युवा फिर भी राजनीति में दखल देना चाहते हैं, अभी कुछ जो जीवट हैं वो ऐसा करना चाहते हैं। लेकिन यह जो राजनीति है, जैसा कि मैंने कहा, ये काजल की कोठरी है, मुहावरा होता है, बदनाम जगह कहा जाता है इसको। और यहाँ से बेदाग रहकर कोई भी निकल नहीं सकता। कहने का मतलब यह है कि अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें काजल की कोठरी है, तो आप इसमें अगर पैर अपने डालिएगा तो आपको दाग तो लगेगा ही।
और बेदाग रहकर अगर आप काम करना चाहते हैं तो यहाँ आप नहीं रह सकते। लांछन को अपने ऊपर लेकर आपको सुधार के काम करने होंगे, यानी खुद जहर पीना होगा, तभी आप दुनिया को अमृत दे पाएंगे। यहाँ महादेव वाली जो स्थितियाँ हैं वो आपके साथ होनी चाहिए। इसके बाद देख लीजिए, यहाँ पर इस तरह का दागदार जो चरित्र है वो किसी को गंवारा नहीं है, इसलिए लोग इसमें नहीं आना चाहते। और मुख्य धारा की राजनीति का असर छात्र राजनीति पर भी हुआ है। जो दुर्गुण राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में मौजूद है, छात्र राजनीति उसे विरासत के तौर पर ग्रहण कर रही है। कहा जाता है ना कि बड़ों का अनुकरण छोटे करते हैं, तो यहाँ पर जो ये छात्र नेता हैं ये अपने बड़ों का, यानी जो दादा हैं इनके राजनीतिज्ञ बैठे हुए हैं ऊपर, उनका अनुकरण करते हैं। और वर्तमान में कुछ ही जो छात्र संगठन है उनका स्वतंत्र अस्तित्व है। पहले वाले जो छात्र संगठन थे उनमें से कुछ ही अब आज़ाद रूप में बचे हुए हैं, नहीं तो किसी न किसी पार्टी से वो अपना जेब खर्च लेते हैं, पॉकेट मनी प्राप्त करते हैं। यानी पार्टियां इनके फादर के तौर पे होती है, पिता के तौर पे होती हैं, जिनके एटीएम कार्ड में अनगिनत नोट होते हैं और उससे ये पैसा प्राप्त करते हैं। इसके बाद देख लीजिए, यही कारण है कि 1980 के बाद इस देश में कोई बड़ा छात्र आंदोलन नहीं खड़ा हो सका है। इसके पीछे रीज़न क्या है कि वही पार्टीवार वाली जो स्थितियां हैं वो यहाँ भी घुस आई हैं। और यूएनडीपी की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से भारत जैसे देशों में युवा जो वर्ग है उसकी सक्रिय राजनीति में भागीदारी बहुत सीमित है। सिर्फ सीमित नहीं है बल्कि उसके अवसर भी सीमित हैं। अवसर ही नहीं है तो बढ़ेंगे कहाँ से? बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन अवसरों की यहाँ पर कमी है। अब इसके बाद आप ये लिख दीजिएगा कि युवा राजनीति जो है या युवा जो है वो तकनीकी संसाधनों से भली भांति परिचित है। मतलब जितना टेक्नोलॉजी का ज्ञान आज के नौजवान को है उतना किसी और आयु वर्ग के व्यक्ति को नहीं है। ये सही बात है। तो इसे ये औजार बना सकते हैं और औजार आज भी बनाते हैं। जो ट्रोलिंग वाला काम है वो इसी के जरिए होता है, लेकिन गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो जो सकारात्मक दिशा है उस दिशा में औजार बना सकते हैं और समाज में आमूल-चूल बदलाव ला सकते हैं। युवा वर्ग दो समुदायों के बीच में दीवार को समाप्त कर सकते हैं, शांति बहाल कर सकते हैं। जो सांप्रदायिकता फैली हुई है उसमें ये बीच में जो खाई है उसको पाटने का काम कर सकते हैं। युवाओं में असीम ऊर्जा का भंडार है, अदम्य इच्छा शक्ति है। वह ऐसा विकास मॉडल तैयार कर सकते हैं जो व्यवहारिक और ऊर्जा युक्त होगा। अभी जो निर्जीव मॉडल है उससे बेहतर होगा और देश को सही दिशा दे सकता है। मतलब ऐसा मॉडल जो है वो देश को एक सही दिशा दे सकता है। हालांकि अनुभव भी कोई चीज़ होती है, तो अनुभव देने के लिए जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो तो है ही हैं, उनको कहाँ बाहर किया जा रहा है। लेकिन हमारे लिए तो अवसर के द्वार खुले जो युवा वर्ग है। तो ये बात है, वरिष्ठ राजनीति के इस दौर में युवाओं को समुचित स्थान देने की आवश्यकता और दरकार है। वरिष्ठों की सेवानिवृत्ति और युवा शक्ति के समावेश की जरूरत है। जो बहुत ज़्यादा वरिष्ठ हो गए हैं उनको सेवानिवृत्ति दे दी जाए। अब सेवानिवृत्ति का मतलब ये नहीं है कि उनको एकदम से बहिष्कार कर दे, उन्हें रखें लेकिन बतौर सलाहकार रखें। जो क्रियान्वयन का बागडोर है वो युवाओं के हाथ में होना चाहिए और तभी जो देश है वो उन्नति कर पाएगा। इस प्रकार से आपको इसमें समापन करना होगा और अंत में एक कविता लिख दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं तो लिख दीजिएगा, अदरवाइज अपने समाधान के साथ आप अंत कर सकते हैं। तो एक आवाहन की यहाँ ज़रूरत है जो कि युवाओं में चेतना का शंख फूंक सके और ये आवाहन जो है ये ललकारने वाला होना चाहिए, खून को उबालने वाला होना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं, ओ युवा राष्ट्र के गर्म खून, क्या सर्द हुआ तेरा जुनून, क्यों जा बैठा तू कोने में, सार्थक जीवन क्या सोने में, उठ देख देश है विकल आज, भ्रष्टाचारों से लिप्त राज, क्या बेकारी तुझ पर हावी या लाचारी का मायावी। आगे की पंक्तियां हैं, याद गुलामी को भी कर ले जब पराधीन भारत माँ थी, आज़ादी सपना थी वर्तमान हथकड़ियाँ थी, युवा कंठ तक मुखर हुए आंदोलन साकार हुआ, स्वराज स्वप्न सच हो पाया, अरिका समुचित प्रतिकार हुआ, निजी स्वार्थ से श्रेष्ठ राष्ट्रहित स्वीकार आज करना होगा, धन से धरती है मूल्यवान यह भाव आज भरना होगा, अब भी संशय कुछ शेष रहा या ऐश्वर्य चकित करता, विश्वास नहीं निज पर तेरा जो बारंबार भ्रमित करता, तोड़ डाल भय के बंधन कुचल आज बाधाओं को, सब कुछ तेरी मुट्ठी में है अवसर दे जरा भुजाओं को। तो यहाँ पर ये युवा शक्ति को ललकारने वाला आवाहन है। इसमें से जो पंक्तियाँ आप चाहें इसमें चुन सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा आपका निबंध था। इसमें आप अपने मौलिक विचारों को, अपने उत्तेजक विचारों को भर सकते हैं। आपके लिए पर्याप्त इसमें अवसर है। तो तब तक के लिए नमस्कार।